बात की थी। सभी बच्चे आ गए ऑलमोस्ट। यस सर। तो हम लोग अब इसमें आगे चलते हैं बेटा। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव के साथ साथ दो टर्म और होती हैं बेटा। एक तो होती है कन्वर्स और एक होता है इनवर्स। उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। कॉन्ट्रा पॉजिटिव एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि हम इफ पी देन क्यू में दोनों का पहली बात तो निगेशन लेते हैं और दोनों के प्लेस चेंज कर देते हैं। मतलब इफ निगेशन क्यू देन निगेशन पी, ऐसे करके हम लोग इसको लिखते हैं। और दूसरा नेक्स्ट शीट पर हम लोग देखते हैं कन्वर्स। देखो बेटा, कन्वर्स में क्या होता है कि गिवन स्टेटमेंट क्या है, ये लिखा जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट का ही बेटा, ये जरूर ध्यान रखना आप। जैसे ये हमारा गिवन है, इफ पी देन क्यू, ये हमारा गिवन है। तो इट्स कन्वर्स इज गिवन बाय, कन्वर्स एकदम नाम से भी सजेशन मिल रहा है हमें कि हम इसमें कोई खास बात नहीं करने वाले, सिर्फ इनके प्लेस चेंज कर देंगे। इफ क्यू देन पी, ऐसे करके लिख देंगे। अब मान लो कोई स्टेटमेंट इस तरह से है कि इफ कोई भी हम लोग कंडीशन ले सकते हैं, जैसे मैथमेटिकली ले लो। इफ 2 less than 5 then 7 less than 10। इफ 2 less than 5 then 7 less than 10। तो हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस खास क्या करना है, इफ 7 less than 10 then 2 less than 5, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। तो गिवन स्टेटमेंट यदि इफ पी देन क्यू के साथ है तो हम सिर्फ उनके प्लेसेस को चेंज करेंगे, नथिंग एल्स। समझ में आई बेटा बात? यस सर। हाँ। और बेटा एक होता है इनवर्स। इनवर्स में फिर से मैं आपकी बात सीधे लिख देता हूं, इसी सीट पर है कि इनवर्स ऑफ इफ पी देन क्यू इज गिवन बाय, अब समझिए बहुत ध्यान से बेटा, इसमें निगेशन लेते हैं बट प्लेस चेंज नहीं करते, ऐसे करके लिख लो आप। निगेशन तो लेंगे हम लेकिन प्लेस चेंज नहीं करेंगे। जैसे ऊपर इसी स्टेटमेंट का यदि मैं लिख के दिखाऊं तो इफ 2 नॉट लेस देन 5 देन 7 नॉट लेस देन 10। मतलब देखो एक और बात आप समझ रहे होंगे कि इसकी ट्रूथ वैल्यू फिर क्या रही। जैसे कॉन्ट्रा पॉजिटिव में ट्रूथ वैल्यू नहीं बदलती, ऐसे इनमें ट्रूथ वैल्यू नहीं बदलती। भाई आपने यहां मना किया कि 2 नॉट लेस देन 5, कहने को तो आपकी बात ये फॉल्स है, जबकि क्योंकि 2 तो 5 से लेस ही होता है बेटा, लेकिन यहां आपने फॉल्स कहा और उसको इफ कंडीशन के साथ ऐड कर दिया। लेकिन आप रिजल्ट भी तो फॉल्स कह रहे हो बेटा। भाई आपने ये भी तो फॉल्स ही कहा है, 7 नॉट लेस देन 10। तो और ये मैंने अभी अभी टेबल में बताया था कि यदि इफ के साथ एसोसिएटेड कंडीशन भी फॉल्स है, रिजल्ट भी फॉल्स है, तो फिर टोटल आउटकम जो होगा वो भी फॉल्स होगा। ओ सॉरी, आई एम सॉरी, वो ट्रू हो जाएगा। भाई सही बात है, यदि 2 भी 5 से लेस नहीं है तो 7 भी 10 से लेस नहीं है। तो एक बहुत फाइन लाइन है इनके बीच में। रियली बहुत प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा आपको इसको, तभी ये एकदम फाइनल हो जाएंगे। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि टेबल जो मैंने आपको बनवाई थी वो चाहे तो एक बार फिर से देख लें। उसमें जब मैंने इफ पी देन क्यू कंडीशंस को बताया था
तो उसमें फॉल्स रिजल्ट तभी बताया था जब ट्रू और फॉल्स का कॉम्बिनेशन था, ये सिर्फ फॉल्स होता है। बाकी सारे कंडीशन, ट्रू ट्रू वाला भी, फॉल्स ट्रू वाला और फॉल्स फॉल्स, ये तीनों कंडीशन ट्रू आपको मैंने बताए थे। तो ये अच्छे से आप लोग समझ लें, कोई मुश्किल हो तो मुझे बताएं बेटा। तो कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कन्वर्स इनवर्स मैंने देखा है बहुत कम आए हैं, मतलब ना के बराबर ही मानो आप, लेकिन कॉन्ट्रा पॉजिटिव की फ्रीक्वेंसी काफी रहती है। तो इसलिए मैं ज्यादा आपसे कहूंगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव पर फोकस करने के लिए। और काउंटर पॉजिटिव में कोई बड़ी बात नहीं है, बेहद सिंपल, पी और क्यू के प्लेस चेंज और निगेशन। तो ये तीनों बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। वेरी गुड। अब हमें अब तक क्या क्या समझ में आ चुका है? एक तो हमने 3 ऑपरेशन, 2 कंडीशन, जिसमें कि एक कंडीशनल और एक बाई कंडीशनल, दोनों चीजें सीख ली हैं। उसके बाद हमने 3 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन सीखे, काउंटर पॉजिटिव, कन्वर्स और इनवर्स। लॉजिकल स्टेटमेंट हमें पता चला। दूसरा, हमें एक बात और भी पता चली कि यदि हमें किन्हीं 2 लॉजिकल स्टेटमेंट के बारे में वेरिफिकेशन करनी हो कि वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट, तो हमें उनकी ट्रुथ टेबल बना लेनी चाहिए यदि हमें ऑपरेशंस नहीं क्लियर हैं तो। ट्रुथ टेबल से कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, उसमें आप बनाएंगे यदि आप उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग, ऐसा नहीं कि केवल कॉलम ही सेम होने चाहिए, आगे पीछे सेम हो सकते हैं, नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यदि सेम है ना, वो डिफरेंट लॉजिकल इनपुट्स के लिए सेम आउटकम देते हैं, तो उनको हम लोग लॉजिकली इक्विवेलेंट कहते हैं। उसके बाद बेटा हम लोग अब नेक्स्ट जो चीजें इसमें पढ़ना चाहेंगे, जो वो भी काफी पूछा गए हैं। देखो, एक होता है टॉटोलॉजी और एक हम लोग बेटा कॉन्ट्राडिक्शन पढ़ेंगे। एक टॉटोलॉजी और एक कॉन्ट्राडिक्शन। टॉटोलॉजी क्या होता है वो समझिए बहुत ध्यान से। टॉटोलॉजी होता है बेटा a logical statement which is, या whose truth value लिख सकते हैं, चलो अब मैंने फिलहाल लिख दिया which is true for all inputs। मतलब ये बहुत काम का मैथमेटिक्स है, जैसे आगे साइंस में बहुत अच्छा इसका यूज है, और सारे जो सर्किट बनते हैं ना आजकल वो सब इन्हीं से बनते हैं। a logical statement which is true for all inputs, यदि वो सारे इनपुट्स के लिए ट्रू रहे हमेशा, इसका मतलब देखो कोई ऐसी चीज की रिक्वायरमेंट हमें, जैसे लिफ्ट है भाई, लिफ्ट एट लास्ट तब बंद होनी चाहिए जब बहुत उसकी हालत खराब हो जाए। लिफ्ट में बहुत सारे ऑप्शंस मान लीजिए हैं, तो उन्होंने सर्किट ऐसा डिजाइन कर रखा है कि भाई ये भी बंद हो गया तो भी लिफ्ट चलती रहेगी, ये भी हो गया तो भी चलती रहेगी, ये भी हो गया तो भी चलती रहेगी। मतलब बहुत हद तक वो नियर अबाउट टोटोलॉजी के आसपास ये चीजें बनाते हैं, जो कि इस तरह की चीजें होती हैं। तो टोटोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंट देखो आउटकम वो करा है कि वो हमेशा ट्रू रहेगी चाहे कुछ भी इनपुट्स हो आपके। अब उस इनपुट्स में क्या हो सकते हैं, जिसमें एक छोटा सा आपको केस लेके देखना चाहूंगा। भाई मान लो मैं आपसे कहूं कि मैंने एक स्टेटमेंट लिया पी और एक बेटा इसका निगेशन ले लिया पी, तो इसके 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे। मान लो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, यहाँ फॉल्स होगा, यहाँ ट्रू होगा। अब सोचो अगर जो मैं इन दोनों को पी और के साथ कनेक्ट कर दूं, मतलब डिसजंक्शन के साथ कनेक्ट कर दूं, तो टी एफ टी हमें देगा और एफ टी भी हमें क्या देगा, टी देगा। तो ये देखो दोनों लॉजिकल इनपुट्स के लिए, अब चाहे एक की इसमें से बंद भी हो गई हो तो भी हमारी करंट पास करती रहेगी। मान लो मैं एक सीरीज में आपको कहूं कि भाई मैंने एक सीरीज में 2 की लगा दिए, अब यदि मैं एक की को ओपन भी कर दूंगा तो भी, ओ सॉरी सीरीज नहीं, पैरेलल। तो मान लीजिए 2 मैंने इस तरह से पैरेलल में की लगाए, मैं बहुत ज़्यादा फिजिक्स तो नहीं जानता, मान लीजिए ऐसे करके करंट आ रहा था, करंट आ रहा था, ये हमारा क्या होता है, ये अलग बात हो गई, लेकिन ये मैं यदि ओपन भी कर दूंगा, अब कर दूंगा, तो भी करंट यहाँ से पास कर जाएगा। मतलब मेरा जो मैसेज है आपको समझाने का वो ये है कि लॉजिकल स्टेटमेंट, ऐसा लॉजिकल स्टेटमेंट हम डिजाइन करें बहुत कॉम्प्लेक्स डिवाइस के लिए कि जिसके मान लो 100 आउटकम इनपुट्स थे, तो 100 इनपुट्स में तो बहुत सारे बेटा इसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो वो इस तरह से उसे डिजाइन करें कि कितने ही कॉम्बिनेशन मेरे खराब हो जाए,
बिल्कुल एट लास्ट में हो सकता है भी कोई एक तो बचेगा ही जब वो डिवाइस खराब हो सकती है। लेकिन फिर भी अब जैसे मान लो रॉकेट बनते हैं या फिर ये शटल बनते हैं जो ऊपर, तो इनमें भाई सेफ्टी फीचर्स का बहुत ध्यान रखा जाता है, तो इस पर टोटोलॉजी बेस्ड इनपुट सर्किट ही बनाए जाते हैं ताकि इसमें किसी भी तरह की खराबी आ जाए फिर भी वो किसी ना किसी तरह से वापस लौट आए या वो चलता रहे, वर्किंग में रहे। तो लॉजिकल स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर ऑल इनपुट्स उसको कहते हैं टोटोलॉजी। और एक होता है बेटा कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन, और इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, फॉलेसी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा एक बेटा टोटोलॉजी होता है ना, स्मॉल टी से भी हम लोग इसको दिखाते हैं। मतलब जैसे मेरे पास यहाँ पर ये पी और निगेशन क्यू है, इसको मैं स्मॉल टी से भी दिखा सकता हूँ। टोटोलॉजी स्मॉल टी से दिखाई जाती है। कॉन्ट्राडिक्शन या फॉल्सी को हम लोग स्मॉल सी, कुछ ऑथर एफ से भी लिखते हैं, लेकिन सी आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये क्या होता है, अब तो आप खैर समझ गए होंगे इस बात को, ये कॉम्प्लीमेंट्री ही है इसका। a logical statement which is false for all inputs is called contradiction। अब मान लो फिजिक्स में, साइंस में कहीं हमें ऐसी डिवाइस की जरूरत है जो हमेशा चले, तो कुछ ऐसे आउटकम्स भी होते हैं जो अनसॉर्टेड होते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते, तो हम उनको प्रिवेंट भी करना चाहेंगे। तो प्रिवेंट के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन सर्टिफिकेट बनाते हैं, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन सर्किट बनाते हैं, सर्टिफिकेट नहीं, सर्किट्स, जिससे कि आने वाला स्टेटमेंट फॉल्स ही रहे, मतलब वो रन ही ना कर पाए वो चीज जिसे हम चाहते हैं कि भाई ये रन ना करे। जैसे मान लो ऊपर वाला स्टेटमेंट ही है, यदि मैं ऐसे पी ले रहा था और ये क्यू ले रहा था, बल्कि सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये पी होगा, सॉरी पी, एक मिनट। ये बेटा पी था और ये पी है, ये नेगेशन पी है। मान लीजिए ये हमारे पास टी एफ, ये भी वापस एफ और ये टी। अब मैं इसको किससे कंजंक्शन से ऐड कर दूं, तो आप समझते हो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। जैसे मैं इसकी बात कर रहा था, इनमें से मैं किसी एक को निकाल दूं तो करंट पास नहीं करेगा, चाहे इसको निकाल दूं चाहे इसको निकाल दूं। तो इसका मतलब साफ है कि हमें यदि कुछ सर्किट्स ऐसे नीडफुल हैं जो हमेशा चलें, रिजल्ट दें, तो ऐसे भी हम लोग चाहते हैं। जैसे कंप्यूटर में वायरस है, हम चाहते हैं भाई ऐसा सर्किट बनाए, ऐसा डिवाइस बनाए जिसमें वायरस रन ना कर सके, वो कॉन्ट्राडिक्शन में जाते हैं। तो ये मैथमेटिक्स आगे चल के फजी सेट्स में और रियल नंबर सेट्स में, मतलब ये मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इसको हायर मैथमेटिक्स में कहते हैं बेटा, जो हम लोग रिसर्च लेवल पर पढ़ते हैं। वैसे मेरा सब्जेक्ट नहीं था ये, लेकिन बहुत से लोग, जैसे ऑपरेशन रिसर्च है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, वो रिसर्च के लेवल पर पढ़ते हैं, तो फिजिक्स में मैच कर जाता है। जो फिजिक्स में रिसर्च करते हैं वो इसी मैथमेटिक्स से फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल इंट्रोडक्टरी लेवल पर भाई आपको इंजीनियरिंग के लिए तैयार किया जा रहा है, तो यही एग्जामिनर्स का अपने आप में ऑब्जेक्टिव है कि आप इन चीज़ों को तैयार करें। प्रैक्टिकली आपको ये मिलती हैं भाई। जैसे बाइनोमियल थ्योरम है, वो आपको कहीं आपके इंजीनियरिंग में नहीं मिलेगी। कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो शायद मुश्किल ही मिलेगा। लेकिन जैसे ये चीज़ें हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग है, कंप्यूटर साइंस है, ये तो मिलेगी। या मैट्रिसेस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, मतलब कैलकुलस पूरा का पूरा मिलेगा एज इट इज। और एलजेब्रा में से क्या क्या मिलेगा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट भी एक बार को छोड़ो, मैट्रिसेस, जो चीज़ ट्वेल्थ से आपके साथ आगे भी रन करेंगी, उनमें बेहद इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स। मतलब बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में इसके मैथमेटिक्स में 2 यूनिट है बेटा मैट्रिसेस के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका है। अच्छा, अब इसमें जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैं ले रहा हूँ बेटा, ये समझ में आया बेटा आपको टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन? यस। देखिए मैं अब 2 क्वेश्चन भी इसमें से ले लेता हूँ और जो मेरे पास बुक में है। जैसे इन्होंने कहा है कि एक लॉजिकल स्टेटमेंट कंसीडर कीजिए, ये पी, फिर कंजंक्शन,
और पी डिसजंक्शन क्यू। ये निगेशन ब्रैकेट के साथ है इस बार। अब ये इसमें पूछ रहे हैं कि बताओ ये टोटोलॉजी है क्या नहीं है। तो एक तो ये तरीका होता है कि मैं इन सारे ऑपरेशंस को जानता हूँ, इन सारी कैलकुलेशंस को जानता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ इसको इस लेवल पर नहीं पढ़ा जाता है। तो हमारे लिए जो इजीली अवेलेबल टूल है, मैं समझता हूँ ट्रूथ टेबल से बढ़िया नहीं है। और ये इसलिए बढ़िया है क्योंकि ये जल्दी से ऑपरेट भी हो जाता है। मान लीजिए ये पी है, ये क्यू है, तो आप दो के लिए चार कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये सॉरी एफ, ये भी एफ हो गया, ये टी, ये एफ, ये टी, ये एफ। क्या बनाना चाहोगे? पहले ये बनाना चाहेंगे हम लोग, टी डिसजंक्शन क्यू। एक काम करते हैं, एक कॉलम कम हो जाएगा ना, निगेशन भी साथ में कर लेते हैं। जरा मुझे बताओ बेटा, पी एंड क्यू, टी और टी का क्या आता है? टी आता है, लेकिन निगेशन उसको क्या बना देगा? फॉल्स। गेटिंग? बोलो बेटा। तो एक बार और बता दीजिए। फिर से देखो, जैसे पी और क्यू का आप डिसजंक्शन करते, तो नहीं यार, मैं क्या कह रहा हूँ, कंजंक्शन करते, तो क्या आता? ये एंड होता है, एंड कंजंक्शन होता है। तो पी और क्यू का यदि कंजंक्शन करते तो टी और टी का आउटकम क्या आता है? टी आता है ना। यस। लेकिन आप उसका हाथों हाथ क्या कर रहे हो, साथ में साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हो? निगेशन। नेगेशन। तो टी और टी का फॉल्स हो जाएगा। अब समझ में आया? यस सर। टी और एफ का कंजंक्शन क्या होता है बेटा? टी और एफ का फॉल्स होता है, लेकिन आप निगेशन लिख रहे हो तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। ये मैं थोड़ा सा सुधार दूं इसको, लो ये फॉल्स और ट्रू का फॉल्स होना चाहिए था, लेकिन निगेशन इसका ट्रू बना देगा। फॉल्स और फॉल्स का कंजंक्शन फॉल्स होता है, लेकिन निगेशन उसको ट्रू बना देगा। अब इसको पी के साथ हमें डिसजंक्शन करना है, मतलब पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू। तो बेटा अब ये कॉलम और ये कॉलम आपको देखने हैं और के साथ लिंक करना है। तो टी और एफ का और क्या आता है? टी आता है। टी और टी का टी आता है। एफ और टी का टी आता है। एफ और टी का टी आता है। तो इसका मतलब बेहद साफ है कि ये तो भाई सारे ट्रू निकल आए। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? टोटोलॉजी। समझ में आई बात? यस। एक मिनट इस पर। कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा बताओ। अब एक स्टेटमेंट ये है, इसकी भी ट्रूथ टेबल यहीं पे बना लेते हैं हम लोग। ये है पी एंड, मैं इसको एंड से बोला करूंगा, ठीक है ना, वो पूरा बड़ा नाम लेना भारी होता है। पी एंड निगेशन क्यू, फिर एंड निगेशन पी एंड क्यू। अब इसमें ना जैसे ये बड़ा कॉलम हो गया तो थोड़ा लिखने में आपको अनकंफर्टेबल हो रहा होगा, तो इसको आप चाहो ना, इसको ऐसे करके मान सकते हो, जैसे ये S1 है और इसको मैं S2 मान लेता हूँ, तो थोड़ा मेरे को ना लिखने में आसानी होगी। जैसे ये P है, ये Q है, ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू और ये फॉल्स बेटा। अब मेरे को निगेशन Q भी चाहिए, निगेशन P भी चाहिए, तो मैं इनके भी कॉलम बना लेता हूँ। निगेशन Q हो गया फॉल्स, यहाँ ट्रू, यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू। बेटा जिस भी पॉइंट पे समझ में ना आए मुझे रोक देंगे। नेगेशन पी, नेगेशन पी में ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू। अब आप पहले ही बना लो, S1 बना लो, S1। अब देखो यहाँ ना मुझे थोड़ा सा आसानी रहेगी। विजिल यहाँ पे रखो अपनी S1। पी एंड निगेशन क्यू, पी एंड निगेशन क्यू, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इस पर टिक कर लिया मैंने। अब मैं एंड के साथ इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। एंड का मतलब होता है एक भी फॉल्स है तो फॉल्स रहेगा। टी और एफ का एफ, बिल्कुल ठीक बताया। टी और टी का बेटा पी। एफ और एफ का, यस। गुड, एफ और टी का एफ।
कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? नहीं ना? नो सर। वेरी गुड। अब देखो S2 पर आ जाओ आप, विजिल यहां रखिए। अब मेरे पास नेगेशन P और Q को देखना है, जो मैंने सर्किल किया हुआ है, एंड से कनेक्टेड है बेटा। तो T और F का एंड F आएगा, F और F का एंड F आएगा, T और T का T आएगा, F और T का F आएगा। अब इन दोनों का S1 एंड S2, अब तो मुझे ये पीछे कुछ देखना ही नहीं है, इनको देखना है बस। F और F का एंड F आएगा, नो प्रॉब्लम। T और F का F आएगा, FT का F आएगा, और FF का तो F आएगा ही आएगा। अरे भाई ये तो सभी के लिए फॉल्स निकला, तो क्या कह दूं इसको? कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन। हाँ, या फॉलेसी। तो बेटा इस तरह से ये क्वेश्चन आने के अच्छे चांसेस रहते हैं। वो आपको, पर इसमें थोड़ा सा ना काम ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये हो जाएगा, काम करने के बाद हो जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन है यार, लेंदी भी दिख रहा है और पता नहीं 5 मिनट खा भी जाएगा और होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये आपके 5 मिनट लेगा जरूर। यदि आपको उसने एक ऐसा ऑप्शन दे दिया कि विच वन इज टोटोलॉजी और 4 स्टेटमेंट लिख दिए, तो भैया कौन से पे करें, शुरुआत किससे करें? हो सकता है हम अ, किसी से शुरुआत करें और हमें चौथे नंबर पे जाके मिले वो चीज, तो ये तो हमारा लक है उस दिन का। लेकिन फिर भी काम करने के बाद ये तय है कि आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना टाइम, क्या कहते हो बताओ? यस। हाँ, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बेटा आप बना के देखना है ना, ये मैं देता हूँ आपको करने के लिए, और ये भी बहुत अच्छा है, और ये आप बना के देख लेना, ना हो तो मुझसे पूछ लेना। ये है P, इफ P देन Q, और फिर बाई कंडीशनल है, और उधर है कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ दैट, मतलब निगेशन Q, इफ निगेशन Q देन निगेशन P। ये आपको चेक करना है अपने, बाद में इसको चेक कर लेना, या आप चाहो तो अभी चेक करके मुझे आंसर दे सकते हो। कर रहे हो क्या? ये S1 मान लो, ये S2 मान लो। चलो यार कर ही लेते हैं इसको भी। P, ये ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। बेटा यहाँ पे इसका करो जरा, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू। अब एक बना लो S1, विजल यहां रखो, पी क्यू की कंडीशन एकदम रटी हुई है, टी और टी, टी आता है, टी एफ पर एफ देता है, एफ टी टी देता है, ये भी टी देता है। अब लेकिन यहां थोड़ा सा सावधानी से हमें करना होगा। S2 बेटा यहां से यहां देखना है, मैंने एरो भी लगा दिया, यहां से यहां देखना है। एफ एफ पर कंडीशन देता है तो क्या देता है? ट्रू देता है, हमें याद है। ट्रू फॉल्स पर माउंट नहीं करता, ये फॉल्स देगा। फॉल्स ट्रू पर ट्रू दे देता है, टी टी पर भी टी देता है। एग्रीड और नॉट बेटा? यस। ठीक है। अब आप S2 है, अभी इन्हें भूल जाओ, इनको देखते हैं बस। सर टोटोलॉजी होगा। हाँ हाँ एकदम ठीक, ये टोटोलॉजी आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, ये टोटोलॉजी आ गया। तो अब मुझे नहीं लगता कि यदि कोई इससे बड़ा स्टेटमेंट नहीं आएगा, ये काफी बड़ा था ये वाला। और ये भी ट्रिक याद रखना कि यदि बड़ा है ना, तो वो बनाते समय आपका रफ स्पेस बहुत ज्यादा जाएगा। हमें रफ स्पेस भी बचाना होता है और टाइम भी बचाना होता है, उस दिन तो बड़ा प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए इसको S1 S2 वगैरह करके कुछ मान लेना, आपको बनता चला जाएगा।
मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि हम इसमें यदि टाइम लगाते हैं तो उसका रिजल्ट हमें मिलेगा, इसलिए इसमें टाइम लगाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा अब हम लोग नेक्स्ट शीट पर मूव कर रहे हैं। आई होप वेल कि आपको टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन समझ में आ गए हैं। यस सर। अब हम कुछ ना इसमें कुछ, हाँ इसमें ना एक दो रूल और लिखवा देते हैं आपको। वैसे मैंने अभी लिखवाए थे कुछ 5-7 जो लिखवाए थे, लेकिन 2-3 और मुझे दिख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखवाना चाहूंगा आपको। एल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, ऐसे करके आप हेडिंग लिख सकते हैं, और उन स्टेटमेंट्स को भी यहाँ पे कॉपी कर लेना, मतलब जब आप अपनी नोटबुक में लिखो यदि ये लिखते हैं तो। एल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स जैसे पी कंजंक्शन, सॉरी बेटा, यदि हम पी का कंजंक्शन पी के साथ करेंगे तो क्या आएगा? पी, अबे यार फिर से पी लिख गया। पी कंजंक्शन पी कितना आना चाहिए बेटा? पी आना चाहिए। और डिसजंक्शन भी करेंगे तो भी कितना आएगा? पी आएगा। लेकिन अगर जो मैं पी का कंजंक्शन पी के साथ करूं, टोटोलॉजी के साथ करूं, तो पी आएगा। और यदि पी का कंजंक्शन मैं पॉलिसी के साथ करूं तो पॉलिसी आएगा। और यदि मैं पी का डिसजंक्शन टी के साथ करूं तो टी आएगा। और यदि पी का डिसजंक्शन सी के साथ करूं तो पी आएगा। अब बेटा ये बात थोड़ा हम लोग समझ लें। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये सेट के अंदर इंटरसेक्शन है, ये यूनियन है। बेटा टी जो होता है ना वो यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट। और सी को हम लोग फाई से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब जरा मुझे एक एक करके सारे स्टेटमेंट चेक करके बताओ, क्या मैंने सारे स्टेटमेंट सही लिखे हैं? भाई जैसे मैं इसको कैसे पढ़ के सुना रहा हूं यस आपको। सर। ए, हाँ ए इंटरसेक्शन यू, तो बेटा ए ही तो कहोगे आप। यस। हाँ, और ए इंटरसेक्शन फाई तो फाई कहोगे। ए यूनियन यू तो यू कहोगे। ए यूनियन फाई तो ए कहोगे। तो आप एक तो इन्हें सीख लो, ठीक है। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको समझाया था इससे पहले, वो यहीं पे कॉपी कर लेना जब आप एक साथ लिखो। एसोसिएटिविटी भी होती है, ये बात भी तय है। और डिमॉर्गन्स मैंने आपको लिखवाए अभी अभी उससे पहले, कि भाई यदि हम लोग निगेशन ऑपरेट करते हैं, एक बार और दिखा देता हूँ, तो ये निगेशन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन इनका साइन चेंज कर देता है। यदि वो कंजंक्शन की प्रॉब्लम थी तो डिसजंक्शन, और डिसजंक्शन है तो कंजंक्शन में बदल जाएगी। और तो मैंने एक तरह से बता दिए, बस मुझे ये बताने थे आपको, ये 6। तो ये आप अच्छे से याद रखिए बेटा। अब इसमें एक तो हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे बेटा एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पर ये अच्छा लगा, इसका आप मुझे ट्रुथ वैल्यू बताइए। 4 greater than 2 if and only if 0 less than 4 minus 2। बेटा इसकी ट्रुथ वैल्यू आप मुझे बताइए। ट्रू। एकदम सही है। ये टी है, ये भी टी है, और टी बाई कंडीशनल टी जो होता है वो टी होता है। नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा। अच्छा, एक बेटा मैं कुछ निगेशन आपको अब बाई कंडीशनल के भी इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, क्योंकि जब तक हमने
निगेशन शुरू किया था तब तक हमने 2 ही ऑपरेशन पढ़े थे, बस 3, 2 ऑपरेशन पढ़े थे बल्कि। अब हमने 2 और पढ़ लिए, कंडीशनल और बाई कंडीशनल, तो इसके भी निगेशन बनाने के लिए कभी कभी आ जाते हैं। तो निगेशन में एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई मीन स्टेटमेंट, ही स्विम्स if and only if the water is warm. He swims if and only if the water is warm. तो ये हम लोग इसका निगेशन बनाना चाहेंगे। अच्छे से पहले इसको पढ़ लो। कैसे बनाएं इसका, मतलब चलिए मैं पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ इस क्वेश्चन को आपके साथ, फिर एक और दूंगा। इसमें 2 जो टास्क हैं वो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं बेटा। ही स्विम्स, वाटर इज वार्म। जैसे आप ध्यान करो, मैंने कहा था कि यदि 100% है एवरीवन के केस में, और आपने किसी एक को मना कर दिया, जैसे आपने कहा था कि कॉलोनी में 100 पीपल, वो सभी डरे हुए थे और कोई एक भी नहीं डर रहा होगा, तो हमारी वो बात तो कम से कम डिनाई हो गई ना, जो 100 वाली थी। ऐसे ही ये, हाँ, ऐसे ही ये है। वो कहता है ही स्विम्स इफ एंड ओनली इफ द वाटर इज वार्म, तो मैं एक कंडीशन को डिनाई कर देता हूं ना किसी को भी। जैसे मान लो मैं एक स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं इसको रिगार्डिंग, कि इधर ही स्विम्स बट वाटर इज नॉट वार्म। बताओ, मैं इधर ही स्विम्स एंड वाटर इज नॉट वार्म, तो कम से कम इस बात का डिनाई तो हो ही गया, क्योंकि ये तो ये कहता है कि वो तभी तैरता है जब पानी गर्म होता है। और मैं यदि ये कहता हूं कि वो तब भी तैरता है जब पानी गर्म नहीं है, तो ये बात तो खत्म हो गई ना। यस सर। बताओ बेटा, या मैं ये कह दूं कि वाटर इज वार्म एंड ही डज नॉट स्विम, यस। तो आप जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, तो उसके डिनाइल के लिए आप किसी एक कंडीशन को मना करें, कंप्लीटली ना लिखें। जैसे एवरीवन को मैंने मना किया था कि नो वन नहीं लिखना, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा। और एक देता हूं, तो मैं यहां लिख देता हूं बल्कि इसका, कि यार क्या लिखा जा रहा है, इधर he swims and water is not warm, या the water is warm and he does not swim। मतलब इसमें एक बात तो आप देख ही रहे होंगे कि यार इफ एंड ओनली इफ तो हट ही गया, इफ एंड ओनली इफ तो हट ही गया। तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उनमें इस तरह के चेंजेस आएंगे। और मैं लेता हूं बेटा एक एग्जांपल अभी, नेक्स्ट सीट पर मूव करते हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि सेट्स ए एंड
बी आर इक्वल, यहां आपकी बार में आई डबल एफ लिख रहा हूं, A is subset of B and B is subset of A. पक्का आपकी बार आपको बताना है। क्या लिखूं? आप बताते जाओ, मैं आर लिखता नॉट हूं। इक्वल, हाँ बेटा, हाँ बोलो बोलो बोलो, सॉरी। इट्स ए एंड बी आर नॉट इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। हाँ, आपने इसको मना किया है ना, ए एंड बी आर नॉट इक्वल, मतलब मैं सिंबलिकली भी लिख सकता हूं कि ए नॉट इक्वल्स टू बी एंड लेकिन अब मुझे जरा इसको मना करके इसको हाँ करके दिखाओ, मतलब एक तो ये हो ही गया, नो प्रॉब्लम। अब बेटा समझ गया ना मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? एंड वाले को, ए, एंड वाले को मना करना है। अब इसको मना करना है और इसको यस करना है। तो मैं जब इसको मना करूंगा तो कैसे करूं? नॉट अ सबसेट, ए इज नॉट अ सबसेट, अब क्या लिखूं? एंड एंड लिखूं? बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। यही 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 गड़बड़ है, और लिखा जाएगा बेटा, इसलिए मैं एम्फेसिस कर रहा था कि इसको भी मना करके दिखाओ। आप सोचो, ये एंड से जुड़ा हुआ है, इन दोनों में से मैं एक को भी मना कर दूंगा तो भी तो मना होगा ही बेटा। यस यस सर। हाँ, तो ये ऐसे करके लिखा जाएगा, मतलब मैं शुरू में लिख सकता था, मतलब ईदर ए इक्वल बी एंड, ऐसे ब्रैकेट में दिखा दो, या इसे पहले लिख लो, ईदर दिस एंड ए इज इक्वल्स टू बी, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा था बार बार आपसे कि भाई ये इसको मना कैसे करेंगे, तो यहाँ क्योंकि दो कंडीशन के साथ था बेटा ये, तो मैं किसी एक को भी मना कर दूंगा तो भी बात बन जाएगी। क्लैरिटी है इसको लेकर बेटा? यस सर। लेकिन अभी हम ना एक की और प्रैक्टिस करेंगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं। वो कहता है मॉडुलस ऑफ ए लेस देन 2, if and only if a greater than -2 and a less than 2। वैसे अब आप क्लियर कर रहे होंगे इस बात को। मैं यदि इसको यस करता हूं कि इधर, तो आप समझ गए होंगे इसको क्या बताने वाले हैं आप, किसी एक को मना करोगे ना भाई, ये तो यस आपने ले लिया, ये तो यस रखा है, तो यहां बेटा ऐसे लिखना है बस। मैंने बैक टू बैक इसीलिए दूसरा एग्जाम्पल लिया कि भाई यदि मान लो इफ एंड ओनली इफ में कोई कंडीशन एंड के साथ एसोसिएटेड है तो हम उसको और से लिखेंगे, और या मैं ऐसे कह सकता हूं, इधर ऐसे करके बेटा। जब मैं इसको यस रखता हूं ना तो वो एंड ही कॉपी होगा, फिर इसको मना करेंगे हम लोग। समझ में आई बेटा बात? यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी को आ रहा है तो मुझे जरूर बताएंगे नो बेटा। तो अब तुम ये बताओ, मैथमेटिकल रीजनिंग में अब हम लोग डिसजंक्शन भी जानते हैं, कंजंक्शन भी जानते हैं, ट्रुथ टेबल में देखो, पूरी मैथमेटिकल रीजनिंग एक साइड, और दूसरा ट्रुथ टेबल बनाना आता है कि नहीं ये एक साइड। सही पूछो तो बात ये है, और ट्रुथ टेबल बनाना अब हमें आ गया है, क्योंकि हमें ऑल द 6 ऑपरेशंस
क्लियर हैं? नेगेशन, डिसजंक्शन, कंजंक्शन, कंडीशन, बाई कंडीशन, और जो टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन को आप एक ही मान सकते हैं। ये सारी चीजें हमें क्लियर है। निगेशन पे मैं आपसे फिर से फोकस करने के लिए कहूंगा। अच्छा बेटा, इसका आपको वो मिल चुका है, स्टडी मेटेरियल तो मिल गया होगा ना 11th में? यस सर। हाँ, तो उसमें एक काम करना, उसमें कर लेना। अब हम कुछ क्वेश्चन बेटा इसकी एक्सरसाइज में से ले रहे हैं जो मेरे पास बुक है। देखिए नेक्स्ट शीट, इसमें मैं आपको थोड़ा सा टाइम भी दूंगा, आप ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाने वाले हैं। जैसे मैं कंप्लीट क्वेश्चन लिखूंगा बेटा, वो ये कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ नेगेशन पी कंडीशन क्यू। अब जैसे जैसे इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, मतलब वही जो मैं बात कर रहा था कि आपसे चाहे आपको टाइम लगे लेकिन इन्वेस्टमेंट बेकार नहीं जाएगा। ये देखो बेटा, क्वेश्चन क्या था कि ये स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने एस, और वो कहते हैं कि द स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, इक्वल नहीं होता खाली, लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। तो हम लोग लॉजिकली इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे इसका मतलब? अब क्या करूं मैं भाई, देखा जाए तो सर इन ऑप्शंस को एस में पुट करके देखेंगे। हाँ हाँ हाँ, पहले तो वैसे हमें इसी की ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी ना बेटा? यस सर। हाँ, तो पहले इसकी ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी हमें। अब वैसे तो हम जैसे मान लो, आपको याद होगा मैंने ये लिखवाया था बेटा एक, नेगेशन ऑफ पी, ये बताना क्या लिखवाया था, इसका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, देखो आपको याद है? यस सर। मतलब देखा जाए तो वो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, और ये होता है मतलब पी कंडीशनल क्यू को हम लोग ये लिख सकते हैं, और नेगेशन जब अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ऐसे तो हम लोग बहुत जल्दी से ले आएंगे यदि हमारे पास दो तीन चार फॉर्मूले जो है ना वो तैयार हैं। मैंने ये लिखवाया था, मुझे ऐसा याद आ रहा है कुछ, ये वाला लिखवाया था, ये निगेशन के साथ छोड़ो, ये लिखवाया था कि P इफ P देन Q को हम लोग निगेशन P और Q लिख सकते हैं। और नेगेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये बात भी मैंने आपको डिमॉर्गन लॉज के थ्रू समझाई थी कि जब मैं इस पे नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो नेगेशन P का नेगेशन वापस आएगा तो वो P हो जाएगा, ये चेंज हो जाता है, एंड में कन्वर्ट हो जाएगा और नेगेशन यहाँ सस्टेन करेगा। तो सीधे हम लोग सेकंड ऑप्शन पे बहुत जल्दी पहुंच गए। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो मैंने आपको ऑपरेशंस लिखवाए हैं वो बहुत आपके अच्छे प्रैक्टिस में होने चाहिए, और नहीं तो भाई हमारे पास तो एकदम सीधा सीधा रास्ता है, ट्रुथ टेबल से तो कहीं बाहर जाएगा नहीं क्वेश्चन। अब ये उस टाइम की बात है कि आपको कितनी जल्दी कौन सी बात क्लिक कर जाती है। आपको लगे यार ठीक है टाइम है तो और अच्छे से चेक करके कर लो, ट्रुथ टेबल का यूज कर लो। और ले लेता हूं मैं, देखो अब जैसे बेटा देखो एक क्वेश्चन इन्होंने कहा है नेगेशन ऑफ पी और क्यू, फिर ये है, फिर नेगेशन पी और ये आ गया। अब वो कहते हैं इज लॉजिकली इक्विवेलेंट। अब जैसे इन्होंने ऑप्शन क्या दिए हैं हमें, नेगेशन ऑफ पी, पी, क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू। क्या कहते हो, मतलब है थोड़ा आसान हो जाएगा क्या? ट्रूथ टेबल तो रास्ता है ही हमारे पास, लेकिन मैं कोशिश करूंगा यार ये कुछ ऑपरेशंस के थ्रू हो जाए।
इस निगेशन को यदि हम अंदर लगा दें तो क्या होना चाहिए? निगेशन ऑफ P एंड negation of Q. Am I right? बताओ बेटा। यस। अच्छा एक बात बताओ, जैसे A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C होता है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं A यूनियन B इंटरसेक्शन C? यही तो बात है, डिस्ट्रीब्यूशन तो आता है ना हमें। जैसे A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C है, तो A का यूनियन मतलब ये कॉमन एलिमेंट है, तो इसका यूनियन इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो मैंने कुछ देखा यार, यहाँ पे देखो, ये ऑपरेशन है मेन। निगेशन पी का यहाँ भी एंड हो रहा है, निगेशन पी का यहाँ भी एंड हो रहा है, तो मैं एक काम ना करूं, निगेशन पी फिर एंड कर लूं, और अंदर में ये कुछ बताओ मुझे, किस, बताओ सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं? मैं फिर से बताने के लिए तैयार हूं। ये तो आपको रट गया होगा अब, जब निगेशन अंदर जाता है तो दोनों पर निगेशन आता है और ये साइन चेंज हो जाता है। मुझे नहीं लगता किसी को इसमें प्रॉब्लम होगी। बताओ बेटा, मैं सही हूँ क्या? यस सर। वेरी गुड। अब जरा इसमें देखो, मैं इसको ना बैक करना चाह रहा हूँ, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक मैं डिस्ट्रीब्यूशन को भी बैक करना चाह रहा हूँ। मैंने ये ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं होता यार, ये ज्यादा प्रैक्टिस में होता है, ये अच्छा सा दिखता है देखने में। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो बहुत जल्दी आइडिया आ जाएगा कि भाई ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का डिस्ट्रीब्यूशन है। वापस करके देख लो, नहीं तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, सही सही तो है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ देख लिया। अब तुम ध्यान करो बेटा, Q और निगेशन Q का जो और होता था वो एक टोटोलॉजी होता था। जब हम किसी स्टेटमेंट का उसी के निगेशन के साथ डिसजंक्शन करते हैं तो वो टोटोलॉजी आता है। और ये अलजेब्रा मैंने अभी अभी लिखवाया है। ये पता है क्या कर रहा हूं मैं? ये कर रहा हूं A इंटरसेक्शन U, तो A इंटरसेक्शन U A आएगा। माय निगेशन P का यदि मैं टोटोलॉजी के साथ कंजंक्शन करूंगा भी तो निगेशन ऑफ P आएगा। यस। यदि ये बात सब बच्चों को क्लियर है तो मुझे बताएं। सर इससे ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बताना चाहेंगे। ये सबको क्लियर है ना, सब बच्चों को ये वाला? ये देखो बेटा, यस। मैं इसमें ना एक रेफरेंस फिर से देना चाहूंगा। मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था आपको और वो ट्रू भी करके दिखाया था। ये मैंने रेफरेंस दिया था कि इफ P देन Q कैन बी रिटन एज निगेशन P और Q। ये एक फॉर्मूला है, आप अपने पीपीटीज में देखेंगे तो ये मिल जाएगा जब आपको वापस। लेकिन अब इन्होंने उसका निगेशन लिया है बेटा, तो मैं लेफ्ट साइड में यदि निगेशन लूंगा तो निगेशन ऑफ P कंडीशन Q, तो ये निगेशन ऑफ निगेशन P और Q लिखा जाएगा। और जैसे ही मैं इसको आगे प्रोसीड करूंगा, निगेशन ऑफ निगेशन P, और ये और जो था वो एंड में बदल जाएगा और ये निगेशन Q पर अप्लाई हो जाएगा। किसी स्टेटमेंट पर दो बार निगेशन आने का मतलब है कि वो स्टेटमेंट वापस आ जाएगा और ये हो जाएगा बेटा। अब बताना बेटा, यस सर क्लियर। ऐसे आ जाएगा। ये क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 1। तो मैं फिर कहूंगा आपसे कि पहले ऐसे ही थोड़ा सा ट्राई करके देख लेना, और यदि हाथ से बात जाती हुई दिखे तो फिर तो यूज करना ही पड़ेगा हमें ट्रुथ टेबल। और इसके लिए मैं बार बार मैं क्यों क्यों ले रहा हूँ इनका हेल्प, क्योंकि मैं आपको भी ये हेल्प दिलाना चाहता हूँ ये वाली। और ये सबको रटे होते हैं फॉर्मूले, इनसे आप बना लिया करो ये वाले फॉर्मूले, फटाक से बन जाते हैं। चार चीजें याद रखनी है, यूनियन डिसजंक्शन होता है, इंटरसेक्शन कंजंक्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट निगेशन होता है, टोटोलॉजी टी यूनियन होता है, सी पॉलिसी जो है वो फाई होता है। यूं ही आइडिया आ जाएगा। और लेते हैं बेटा, अभी और कर लेते हैं प्रैक्टिस, जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो।
एक अलग क्वेश्चन पूछा है और ऐसा ट्रेंड में है क्वेश्चन, मतलब मैंने प्रीवियस पेपर्स में देखा है, ये ट्रेंड्स में है। जैसे पी, इफ पी देन, और इन्होंने यहाँ पर ये कॉम्बो दे दिया, मतलब पी कंडीशन क्यू यूनियन, मैं तो यूनियन कह देता हूँ इसको या और कह देता हूँ, से जुड़ा हुआ है। अब वो कहता है कि इसका रिजल्ट फॉल्स है। तो फॉल्स रिजल्ट के लिए इन्होंने पी क्यू आर के ट्रुथ वैल्यूज का कॉम्बिनेशन पूछा है। ये आजकल देखे मैंने क्वेश्चन इस तरह के। मैं फिर से अपना क्वेश्चन क्लियर करना चाहूंगा बेटा कि इफ पी if P then Q डिसजंक्शन R, इसकी ट्रूथ वैल्यू उन्होंने फॉल्स दी है। तो वो फॉल्स किस कॉम्बिनेशन पे है पी क्यू आर के? मैंने 3 का कोई बताया भी नहीं है एग्जाम्पल, तो मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको इसका एग्जाम्पल को। बेटा P, ये Q और R, टोटल 8 कॉम्बिनेशन होंगे 2 पावर 3, क्योंकि एक स्टेटमेंट के 2 आउटकम होते हैं ट्रू फॉल्स, ऐसे ही मैंने प्रोबेबिलिटी में आपको सिखाया था। तो इसमें करते क्या है, पहले यहाँ 4 ट्रू लेंगे, 4 फॉल्स लेंगे, फिर यहाँ 2 ट्रू लेंगे, 2 फॉल्स, 2 ट्रू, 2 फॉल्स, ऐसे करके। और यहाँ 1 ट्रू, 1 फॉल्स, 1 ट्रू, 1 फॉल्स, 1 ट्रू, 1 फॉल्स, 1 ट्रू, 1 फॉल्स। थोड़ा अलाइनमेंट अच्छा नहीं है। क्यू और आर, ये पहले बेटा समझ गए होंगे आप, ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यदि कोई मुझसे कहे, पूछे कि नहीं रीजन बताओ प्रॉपर, तो ट्रू फॉल्स, इसका भी ट्रू फॉल्स और इसका भी ट्रू फॉल्स। तो बेटा पहले इस ट्रू को मैं उठाऊंगा और ये चारों कॉम्बिनेशन पर लेके जाऊंगा, टी 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 एफ, ऐसे आना चाहिए, टी 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 एफ। देखो ये ऐसे आ जाता है। तो अब समझने की बात क्या है कि जितने भी कॉम्बो होंगे, मान लो वो 4 हैं तो 16 होंगे। तो मैं पहले 8 8 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 ऐसे करके लिखूंगा। समझ में आ गई बेटा बात? यस सर। अब ठीक है, तो क्यू डिसजंक्शन आर के बारे में ट्राई करते हैं। क्यू डिसजंक्शन आर क्या देगा हमें, ये तो सबको अच्छे से आता ही है। ये टी हो गया, थोड़ा अलाइनमेंट का ध्यान रखना है, ये आगे पीछे लिख गया है टी, ये एफ, ये टी, कोई गलत हो जाए तो बता देना, टी टी और ये एफ। थोड़ा चेक कर लो। सही है ना? यस। अब लेकिन अभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, अभी तो ये बाकी है। अब इसमें और इसमें देखना है, टी 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 एफ, यहाँ आया एफ, देखो टी एफ, टी एफ, एफ होता है, एफ टी टी होता है, एफ टी टी होता है, एफ टी फिर से टी होता है, एफ एफ टी होता है। ये पकड़ लिया मैं, देखो। अब इस वक्त हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन। अब ऑप्शन में उन्होंने क्या लिख रखा था, टी टी एफ, टी एफ एफ, ये रेस्पेक्टिव है, एफ टी टी, एफ टी एफ, ये ठीक हो गया। तो ये आजकल क्वेश्चन ये लोग देने लगे हैं इस तरह के क्वेश्चन। पीछे भी मैंने एक सेट में देखा था जो अभी लास्ट ईयर हुए हैं, बल्कि एक नहीं मल्टीपल सेट्स में देखा था कि एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देंगे, तो पता है एक काम इतना कठिन हो जाता है कि हमें पूरा बनाना ही पड़ता है, और इसमें ट्रुथ टेबल बनाने के अलग हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है। ये भी प्रॉब्लम है। तो मैं समझता हूँ बेटा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा सब बच्चों को। यस सर। एक बेटा एक क्वेश्चन मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूंगा। एक इन्होंने स्टेटमेंट दिया है क्यू और कहाँ लिख गया,
देखो बेटा, वो कहता है नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, अब इन्होंने ऑप्शन करके लिख दिए हैं हमें, देखो ऐसे करके, नेगेशन क्यू, नेगेशन क्यू, ऐसे करके 4 ऑप्शन है। तो इसको आप कैसे एंटरटेन करोगे बेटा? हाँ, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा बीच में थोड़ा सा, प्रोपोजिशन। बेटा स्टेटमेंट का एक नाम ये भी होता है, क्योंकि मैं जो एक्सरसाइज देख रहा हूँ ना उसमें एक दो जगह प्रोपोजिशन यूज कर रखा है उन्होंने वर्ड, तो कहीं कहीं ये स्टेटमेंट को प्रोपोजिशन भी कह देते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया, नो प्रॉब्लम। वापस हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब वो कहते हैं ये स्टेटमेंट है आपके पास और हमें निगेशन ऑफ स्टेटमेंट, दैट इज निगेशन ऑफ एस। तो ये क्वेश्चन मैं आपको अभी वेट कर रहा हूँ, मतलब मैं चाहूंगा कि आप मुझे इसको करके दिखाएं। अब आप ये देखो कि भाई आप फॉर्मूले से करना चाहोगे, मतलब रूल्स के थ्रू करना चाहोगे, कैसे करना चाहोगे? तो लास्ट ऑप्शन क्या लिखा है? एनओटी, नन ऑफ दीज। हाँ, ओके। है बेहद आसान, कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्मूले के थ्रू करोगे, आपको विद इन 15 सेकेंड आंसर दिख जाएगा। ट्रूथ टेबल से भारी पड़ेगा थोड़ा। हाँ जी बेटा, किसी का आया है अभी तक आंसर बेटा? मैं समझाऊं क्या, बताओ? एक मिनट। देखना बेटा, अब आपको आंसर दिखा। इस स्टेटमेंट का मैं निगेशन लेना चाहता हूं, तो ये निगेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्यू पर निगेशन दिखेगा, ये सिंबल बदल जाएगा और इस पर भी निगेशन आएगा। और जब 2 बार निगेशन आता है तो आप अच्छे से जानते हैं ये हट जाएगा। क्या कहते हो बेटा? यस। ऐसे करके देखना था, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। मतलब देखा जाए तो रूल्स ही कितने हैं भाई, 2-3 रूल्स ही तो आ रहे हैं, और मैं तो समझ रहा हूँ डिमॉर्गन का रूल सबसे ज्यादा आ रहा है भाई। ये वाला रूल जो है, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू,
ये आ जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन सब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मानिए, आप वहीं से मैंने लिखा है। एक और, P और Q कंडीशन R, contrapositive of this statement। तो जैसे हम कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखते हैं तो आपको याद होगा बेटा कैसे लिखते थे? समझ गए? इंटरचेंज, यस और क्या करते थे वो याद दिलाओ। इंटरचेंज एंड निगेशन। इंटरचेंज एंड निगेशन दोनों वर्क होते हैं बेटा इसमें ना। तो मैं यहां क्या करूंगा, निगेशन आर, कंडीशन एज इट इज, और निगेशन ऑफ पी और आर। अब ये बात अलग है कि ऑप्शन में वो एग्जामिनर ऐसे ही दे दें, या आप समझ रहे होगे कि निगेशन आर कंडीशन, निगेशन पी, निगेशन क्यों दे सकता है, ये उनकी मर्जी है। ऑप्शंस में वो कैसे आपसे दिखाना चाहते हैं। बल्कि यदि मैं देखूं तो इन्होंने ऐसे दिया हुआ है, ये सही ऑप्शन में दिया हुआ है। ऐसे दिया हुआ है। बताओ बेटा कैसा लग रहा है, ये मतलब समझ में आया? क्लियर। हाँ एकदम ठीक बेटा। एक और क्वेश्चन यार इसी पे दे लेता हूँ, आप कहोगे एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं हमारे क्वेश्चंस। ये है, इफ अ नंबर इज प्राइम देन इट इज ऑड। इफ अ नंबर is prime, then it is odd। अब बेटा इसका ना मुझे तीनों लिख के देखना है, कॉन्ट्रापॉजिटिव, कन्वर्स और इनवर्स। तो मैं आपसे चाहूंगा पहले मुझे आप इनवर्स लिख के दिखाओ, ऐसे ही बताते रहो। इनवर्स, If a number is not prime, that is it is not odd. बहुत बढ़िया। A number is not prime, then it is not odd। एकदम ठीक। अच्छा अभी इसे पहचानो, ये क्या है? इफ a number is odd, then it is prime। इसे आइडेंटिफाई करना बेटा क्या है ये? इनवर्स है कि कन्वर्स है कि कॉन्ट्रापॉजिटिव है? क्या लिखूं? कन्वर्स लिखोगे ना? ये कन्वर्स है। अब कॉन्ट्रापॉजिटिव और बचा बस। इफ अ नंबर इज नॉट, देन इट इज नॉट प्राइम। कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो बेटा मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में अब आपका क्या व्यू है? अब आपको ये चैप्टर क्लियर होता है? एंड आई होप वेल के कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं आपको, सब कर लोगे आप, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। Yes, sir. हाँ, रूल्स का बस ध्यान रखना। डिमॉर्गन का ज़्यादा एप्लीकेशन मैंने देखा, आपने भी देखा। कॉन्ट्रापॉजिटिव पर मैं बहुत बार आपको सजेशन दे ही चुका हूँ कि वो आने वाला है और मतलब
अच्छा रहता है। दूसरा जो हमें फोकस करना है बेटा वो इस एरिया पर करना है कि वी शुड नो अबाउट द निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। निगेशन में सिंपल स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं आते कि भाई 2 and 2 make 4, इसका निगेशन बनाओ तो वो तो बन ही जाएगा। ज़्यादातर इफ एंड ओनली इफ के, या फिर एवरीबडी, नो वन, एट मोस्ट, एट लीस्ट, इस तरह से। अच्छा, हमने एवरीबडी या एवरीवन का तो एटलीस्ट से शुरू कर दिया था। अगर जो पहले से ही एटलीस्ट होता तो क्या करते हैं हम लोग? एक और कर लेते हैं यार, क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन आते जा रहे हैं ध्यान में। जैसे मान लो मैंने स्टेटमेंट दिया पी, एटलीस्ट 10 persons were standing in a line। बेटा इसका निगेशन तैयार करो जरा। एटलीस्ट 10 persons were standing in a line। अब वो वाला नहीं बताना आपको, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला, इट इज नॉट ट्रू दैट एटलीस्ट, कुछ और, वो तो होएगा ही होएगा। करो जरा तैयार इसको। Sir, at least 10% were not standing in a line. एटलीस्ट 10% were not. एटलीस्ट 10 persons were not। चलो एक तो ये आ गया बेटा, और भी कोई बच्चा बेटा बताना चाहेगा? और या फिर सर हम at least हटा दे तो? एटलीस्ट हटा के फिर हम लोग क्या करेंगे? At most. अच्छा, देखो 10 या उससे आगे जो भी कुछ है वो तो हमारा ट्रू की कैटेगरी में आ गया। मान लो यदि वो ट्रूथ था, और यदि हम 10 से थोड़ा कम कर दें तो भी तो मेरे ख्याल से डिनायल होगा बेटा। आप एटमोस्ट जो कह रहे हो, Below 10. हाँ, अगर जो आप एटमोस्ट के साथ 10 लगा दोगे ना तो वहां वो 10 पे मैचिंग कर गया। या तो मैं 1% सब्ट्रैक्ट करूं इसमें से, एटमोस्ट 9, या फिर मैं कह सकता हूं कि लेसर देन 10 persons वर स्टैंडिंग इन अ लाइन। क्या कहते हो? मतलब लेस देन 10 persons वर स्टैंडिंग इन अ लाइन। भाई हम दोनों रिपोर्ट करने पहुंचे और एक ने कहा यार एटलीस्ट 10 persons वहां पर खड़े थे, आपने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं था, लेस देन 10 persons वर स्टैंडिंग इन अ लाइन, तो उसने उसकी बात को डिनाई कर दिया। बताओ क्या कहते हो? सही है ये बात? Yes. लेस देन 10 persons। चलो थोड़ी सी शीट पर जगह बाकी है, इसको मैथमेटिकल रीजनिंग की बना देते हैं। एक क्वेश्चन है बेटा, पी इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट इज, ऑप्शन लिखूंगा मैं आपके लिए।
देखो बेटा, पी एंड निगेशन क्यू फिर कंडीशनल स्टेटमेंट है So आर के second. लिए। ओ, इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट। मैं भी चेक कर लूँ यार, मैं जल्दी से बता दिया। श्योर, बहुत बढ़िया। अपने अपने प्लेस पर निगेशन करना था, तो निगेशन ऑफ पी एंड दिस, निगेशन ऑफ आर, निगेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ये और में चला गया, निगेशन 2 बार हो गया इस पर, ये क्यू बन गया। So second बहुत option. बढ़िया, सेकंड ऑप्शन बेटा, एकदम ठीक है, सेकंड ऑप्शन। तो मैं भी काफी हद तक श्योर हूं अब इस चैप्टर के बारे में आपके लिए कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। अब जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है बेटा, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का कलेक्शन है, या और भी जो आपके पास मटेरियल है, उसमें से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जो नहीं होगा वो मेरे को भेज दीजिए, है ना, हम लोग कर लेंगे। और जल्दी हम लोग इस पर टेलीग्राम पर देखेंगे कोई ग्रुप में आके, उसमें डाउट्स के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको देखो एक बात कहूँगा कि आप ना, ये जो आपका क्या बोलते हैं, वेक्टर्स, 3D और प्रोबेबिलिटी के जो हमने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा 3D में शायद अभी और क्वेश्चंस हमें करने चाहिए थे, लेकिन चलो कर लेंगे हम, नॉट अ प्रॉब्लम। और आप शुरू कर दीजिए इन चैप्टर्स की प्रॉब्लम। और अब मैं आपको कमिंग, अच्छा अभी, हाँ यार, स्टेटिस्टिक्स और बचा है अभी आपका, शुरू कर दें आज स्टेटिस्टिक्स। क्यों बेटा, क्या कहते हो? ऐसे कर दो। कर देते हैं। Okay sir. हाँ, अभी 15 मिनट तो है ही है, 7:15 तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझ लेते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में। और नेक्स्ट में फिर फर्स्ट हाफ में पहली क्लास में वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम से ही क्वेश्चंस, मतलब प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, अपनी जो भी हमारी रिवीजन वाली प्रैक्टिस है वो शुरू कर देंगे, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स डेटा साइंस है। हम लोग डेटा के साथ कितने ऑपरेशंस कर सकते हैं, डेटा से हमें क्या क्या मिल सकता है, वो सब हम लोग स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स का आगे चल के देखा जाए तो बेटा बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है अपने आप में। देखने में लगता है कि यार ये तो बस छोटा सा मीन, मोड, मीडियन 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम इसको, सिंपल सी चीज़ें हैं भाई। 9th में पढ़ते हैं, थोड़ा 10th में पढ़ते हैं, फिर 11th में, 3 क्लासेस में तो पढ़ते ही हैं। सभी में बस 2-3 चीज़ें हैं, मीन, मोड, मीडियन। 11th के लेवल पर थोड़ा सा वेरिएंस आ जाता है, कोरिलेशन रिग्रेशन तो शायद अब नहीं है 11th में। और बाकी ये साइंस बहुत डिफिकल्ट है फिर आगे चल के, मतलब इसमें डेटा बहुत फैल जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और आप देखते हो पहले तो खैर स्टैटिस्टिक्स का केवल एक ही इंस्टीट्यूट इंडिया में हुआ करता था, ISI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, IIS आई मीन। और कोलकाता में अब उनकी और भी ब्रांचेस ओपन हो गई हैं, लेकिन मेन इंस्टीट्यूट वही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। B स्टेट्स और M स्टेट्स की डिग्रियां वहाँ से मिलती हैं। एक्चुरियल साइंस में इसका यूज़ होता है, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं शेयर मार्केट में, जिनका काम होता है, पॉलिसी मेकर्स होते हैं। एक्चुरियल साइंस पढ़ने वाले लोग बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कंपनीज के लिए पॉलिसी डिजाइन करते हैं। सारा एग्जाम का जो काम होता है वो भी स्टैटिस्टिक्स के लोग करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स बहुत इम्पोर्टेंट अपने आप में मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। हम 11th के लेवल पर
इसमें जो पढ़ते हैं वो जनरली छोटे छोटे ऑपरेशंस पढ़ते हैं बस, जैसे मीन है, मोड है, मीडियन है, वेरिएंस है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, COV, और एक हम लोग पढ़ेंगे मीन, मोड, मीडियन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मेनली हम लोग चीजें पढ़ेंगे, लेकिन इन सबको हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। भाई हम लोग मीन, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये होता है बेटा कि जो डेटा हमने रॉ डेटा इकट्ठे कर लिया कि भाई हम एक गांव में गए और वहाँ 100 लोगों से मिले और उन सबकी एनुअल इनकम लिख के ले आए। अब हम उसका करें क्या भाई? अब हम उसको एक आइडेंटिफिकेशन कैसे दें? हम 100 पीपल्स का डेटा तो लिख के ले आए, लेकिन वो तो रॉ डेटा है, ठीक है मेरे पास 100। अब मैं हर बारी क्या करूं यार? उस गांव के बारे में ये बताओ कि भाई वहां के लोगों की इनकम कितनी है। आप क्या कहोगे यार, ये तो सबकी अलग अलग बतानी पड़ेगी। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की शुरुआत हुई कि काम करते हैं, सबको ऐड करके ना 100 से डिवाइड कर दो। अब एक कॉमन डेटा आ गया कि भाई हाँ, उस गांव की एवरेज इनकम कितनी है, इतनी है, ठीक है। तो मीन ने अपना इतना काम किया, लेकिन ओवर द पीरियड ये माना गया है ये डेटा बहुत, मतलब इतना एडिक्वेट नहीं है, इनएडिक्वेट सा है। कैसे? क्योंकि हो सकता है एक पर्सन की इनकम तो 10,000 पर ईयर हो, और एक गांव में भी ऐसा पर्सन हो सकता है कि भाई जो जिस पर अच्छी ज़्यादा खेती है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर खेती है, या फिर चलो खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वो कोई भी मीन ऑफ सोर्स हो सकता है, सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। लेकिन किसी की 10,000 है, मान लो किसी की 1 लाख है, तो अब उसमें तो बहुत ज़्यादा गैप हो गया। इसलिए फिर और इसको रिफाइन किया गया, मीडियन के थ्रू रिफाइन किया गया, और रिफाइन किया गया वेरिएंस के थ्रू रिफाइन किया गया। जैसे वेरिएंस है, वेरिएंस हमें क्या नॉलेज देता है, क्या मैसेज देता है? यदि मान लो मैं आपसे कहूँ कि एक कंपनी है, उसमें 100 एम्प्लॉयज हैं, दूसरी कंपनी है उसमें भी 100 एम्प्लॉयज हैं। पहली कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज के बीच में जो वेरिएंस है वो 5 है। अब वो 5 क्या है? 1000 भी हो सकता है, रुपए भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, मैं उस पर नहीं जा रहा। उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने लिख दिया 5। और दूसरी कंपनी के जो 100 एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज के बीच जो वेरिएंस है वो 7 है। तो बस मुझे इन 5 और 7 से मैसेज क्या मिला, मुझे वो पकड़ना है, वो ग्रैब करना है। जिन लोगों की सैलरीज का वेरिएंस 5 है, इसका मतलब उनकी सैलरीज क्लोज हैं इन कंपैरिजन ऑफ 7। मतलब कि जो 5 वाले लोग हैं उनकी सैलरीज क्लोज हैं, उनमें गैप कम है, लेकिन जिनका 7 है उनमें गैप ज्यादा है। मैं एक कंपेरेटिव मैसेज आपको देना चाह रहा हूं कि वेरिएंस आखिर हमें बताता क्या है, डेटा के अंदर कितना डिस्पर्सन है, कितना बिखराव है, वो वेरिएंस दिखाता है। जिसका वेरिएंस ज्यादा है समझो उसका डेटा उतना ही फार एंड वाइड है कि कोई किसी की वैल्यू कितनी है, किसी की वैल्यू कम है, किसी की बहुत ज्यादा है, ज्यादा वेरिएंस होने पर ये है। अब ज्यादा की कोई, भाई इसमें कोई पैमाना नहीं है, कोई हमारे पास स्केल नहीं है। मान लो मैं कंपैरिजन ही आपसे करवाऊं 5 लाख एंड 6 लाख के बीच, तो 5 लाख तो इंडिविजुअल क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन 5 और 6 में तो 5 कम हो गई ना। तो कुल मिला के वेरिएंस कंपैरिजन में ज्यादा सीखा जाता है, इसलिए COV की शुरुआत हुई। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल लो यार, बहुत सारी एक ही कंपनी में अलग अलग कैडर हो सकते हैं। ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन, आपके रिजल्ट बनते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे बनते हैं, वरना एक ही मार्क्स पे तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना। फिर उनके फिर और भी पैरामीटर्स लिए जाते हैं कि भाई एज क्या है, एफर्ट कौन सा है, बहुत सारी चीजें ली जाती हैं, तब जाके रिजल्ट तैयार होता है। वरना आप सोचो यार 10 लाख लोग पेपर देते हैं, तो एक ही मार्क्स पे तो हो सकता है 10,000 बच्चे बैठ जाएं जाके। ये जो 300 में से 150 तो 10,000 बच्चों के हैं, या 100-10,000 बच्चों के, आप कैसे करें, उनको रैंक कैसे दें? तो उनको रैंक इसी से दी जाती है।
तो कुल मिला के स्टैटिस्टिक्स बहुत बढ़िया साइंस है अपने आप में, साइंस ही कहूंगा मैं इसे। तो हम सबसे पहली जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं बेटा एवरेज से, मैथमेटिकल एवरेज, जिसे हम लोग मीन कहते हैं। तो मीन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा मीन में भी एक तो मैं अभी डेटा के टाइप नहीं ले रहा हूं, मैं मीन के टाइप बता रहा हूं पहले आपको। मीन बेटा हम लोग 3 तरह का मीन समझ लें, वैसे आपने सीक्वेंस सीरीज में भी पढ़ा होगा। एक तो होता है अर्थमेटिक मीन, एक आपका हो जाता है ज्योमेट्रिक मीन, और एक हो जाता है हमारे पास हार्मोनिक मीन। मीन के टाइप याद है बेटा, आपने पढ़े हुए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में, इनइक्वालिटीज में, बताना। यस है ना, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, एएम सब पढ़ा हुआ है ना। अब सर। इसको हम लोग जनरली ए से लिख देते हैं, इसको जी से लिख देते हैं, और इसको हम लोग एच से लिख देते हैं। अब डेटा के टाइप समझ लो, ये मैं लिखवा नहीं रहा हूं, सिर्फ बोल के बता रहा हूं बेटा। एक तो होता है इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो भी डेटा होता है वो इंडिविजुअल होता है, मतलब एक पर्सन के लिए एक टर्म हम लोग नोट करके लिख देते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ x1 x2 x3 से लेके xn, तो उसको कहते हैं इंडिविजुअल। एक होता है फ्रीक्वेंसी वाला डेटा, जिसमें एक ही टर्म पर बहुत सारे मल्टीपल लोग हो सकते हैं, तो हम उसको कंटिन्यूस डेटा कह देते हैं। आपको याद है कंटिन्यूस डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? बताओ ये टर्म आपको क्लियर है कि नहीं? 11th में स्टैटिस्टिक्स में आती है थोड़ा ये टर्म, नहीं भी होंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पढ़ेंगे इसको। यस सर। तो कोई बात नहीं, मैं सबसे पहले डेटा की फर्स्ट टाइप को लेता हूं, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज ऑफ डेटा की कैसे लिखी जाती है, x1 x2 x3 up to xn, मतलब when one value is assigned to इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल थिंग, तो इसको इंडिविजुअल सीरीज ऑफ डेटा कहते हैं। अब यदि मान लो वो n है, तो उसका एवरेज कैसे लिखा जाएगा, x1 x2 x3 अप टू xn और डिवाइडेड बाय n। जीएम कैसे लिखा जाएगा बेटा इनका, x1 x2 x3 अप टू xn और होल पावर 1/n, या nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे आप 2 टर्म्स का जीएम लेते थे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 टर्म्स, 3 का लेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 3 टर्म्स, 4 का 4th रूट, तो n का nth रूट ले लेंगे बेटा। अच्छा एचएम कौन बताएगा मेरे बेटा, कोई भी बताओ जरा, एक बच्चा कोई भी बताओ, एचएम कैसे लिखते हैं हम लोग इसका, एन टर्म्स का? ऊपर से उतर को नहीं क्लियर हुआ बेटा, नहीं आवाज आई। बताओ बेटा। अभी मुझे सभी बच्चों के नाम याद नहीं है, बताइए। कुणाल, अपुजार, क्वेश्चन ये था बेटा कि यदि हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, जैसे x1 x2 x3 से लेके xn, तो हम लोग उनका HM कैसे लिखें, हार्मोनिक मीन जिसे हम कहते हैं। सर एएम का अपोजिट हो नहीं जाएगा बेटा, AM का अपोजिट कैसे, वो तो सीरीज अपोजिट होती है, जो सीरीज होती है सर एन अर्थमेटिक्स। अपॉन हाँ 1 प्लस 1/x1 प्लस 1/x2 अप टू 1/xn। वेरी गुड। सर ये इनके एएम का उल्टा ही था। नहीं पहले तो फिर हमें सीरीज बनानी पड़ेगी उल्टा, पहले HM करके फिर AM निकालना पड़ेगा।
आप ये कहना चाह रहे थे? जैसे पहले इसकी एपी फिर उसका एएम फिर उसका उल्टा हाँ, ऐसा कह सकते एचएम। थे, ऐसा कह सकते थे। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक मीन हो गया इनका, ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया, ये हार्मोनिक मीन हो गया, और आई थिंक ये ऐसे एडिशनल है, लेकिन मुझे पता है कि आपको आता होगा। ए इज ग्रेटर इक्वल देन जी, ग्रेटर इक्वल देन एच। देखना बेटा, अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ग्रेटर इक्वल होता है जी से, और जी ग्रेटर इक्वल होता है किससे? एच से। और ये बात बस मुझे और बता दो, इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन, बताना बेटा। A greater equal than G greater equal than H, but equality holds when, मैं थोड़ा सा डेविएट कर रहा हूं, मतलब स्टैटिस्टिक्स से थोड़ा सा बाहर निकल गया हूं एक मिनट के लिए, सीक्वेंस सीरीज में पहुंच गया हूं इनइक्वलिटीज के अंदर। A ग्रेटर इक्वल देन G है, ग्रेटर इक्वल देन H है, ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट होता है, इनके बीच में प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन प्रूफ की कोई नीड नहीं फिलहाल। इक्वलिटी कब होल्ड करती है, ये बात कहीं आपको ना पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बीच में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। पता है आपको? कॉन्फिडेंटली बताइए, यू नो। मैं बताऊं? Yes. when x1 equal x2 equal x3 equal xn, मतलब when the terms are equal। बस यहाँ जिक्र चल रहा था तो मैंने यहाँ पर बीच में इसको ले लिया। मैं तुम्हें क्विकली एक रेफरेंस से दिखाता हूँ, जैसे 5 और 5 है, इसका एम निकाल लो, एम भी 5 आएगा, जीएम भी 5 आएगा, और एचएम भी 5 आएगा। मतलब जब टर्म्स इक्वल होते हैं ना, तो वो आपका एएम जीएम एचएम तीनों इक्वल हो जाते हैं। ये थोड़ा याद रखने वाला फैक्ट है, अच्छा फैक्ट है। और एक यार बस मुझे याद आ रहा है तो मैं और सर ये लिखने, तीनों जीबी में भी तो होते हैं, कौन कौन? एएम जीएम एचएम। हाँ बिल्कुल होते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, जी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एच लिख देते हैं। लेकिन वो बेटा दो टर्म्स के लिए ट्रू होता है, ये ध्यान रखना है ना, ये इसके लिए ट्रू नहीं होता, मोर देन 3 टर्म्स के लिए, मोर देन 2 टर्म्स के लिए। ओके सर। हाँ, अच्छा एक बात और मैं कहना चाह रहा था आपसे, कि मुझे एक बात और कुछ याद आ रही है, जैसे x प्लस 1/x ग्रेटर इक्वल देन 2 फॉर ईच x ग्रेटर देन 0 और लेस देन इन्फिनिटी होगा, अंडरस्टूड है। और x प्लस 1/x लेस और इक्वल देन -2 फॉर ईच x लेस देन 0। ठीक है, और दोनों ही में इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन, यहाँ पे तो x इज इक्वल टू -1, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए, x भी और 1/x भी, और यहाँ इक्वलिटी होल्ड्स, बस मुझे बीच में थोड़ा ध्यान आ गया तो इसलिए मैंने लिखवा दिया, ये स्टैटिस्टिक्स का नहीं है, ये हो गया, इसका उससे कोई मतलब नहीं है। x प्लस 1/x, कहीं भी ऐसी जल्दी से आपको रेफरेंस मिले ना कि जैसे साइन x प्लस कॉसेक x, तो उसकी वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी होगी। मान लो मैं आपसे कहने लगूँ यार फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ, तो आप क्या कहोगे कि साइन x प्लस कॉसेक x की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा 2 से बड़ी होगी। या थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बताओ जी, तो साइन x प्लस कॉसेक x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? -2, क्योंकि फिर वो इस कैटेगरी में चला जाएगा, वहाँ x नेगेटिव है। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है, साइन भी नेगेटिव होता है, मतलब ये चीज़ें, ये पूरा इनइक्वलिटी का है ये। स्टैटिस्टिक्स का बस हमने मीन उठाया है, सही पूछो तो, और कुछ नहीं पढ़ाया, बस मीन के साथ उसको 3 टाइप लिख दिए, 3 टाइप के बाद उनके फॉर्मूलेज लिखे हैं, बाकी हम चले गए यार ये सीक्वेंस एंड सीरीज में, कोई नहीं। ये स्टेटमेंट क्लियर है सभी को? ये आता है ना वैसे पहले से सबको, x प्लस 1/x टाइप का, ये ग्रेटर इक्वल देन 2 होता है, और इक्वलिटी कहाँ होल्ड करती है? जब वो इंडिविजुअल लेवल पर 1 होते हैं। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को? बोलिए।
नो सर। तो कोई नहीं बेटा, आज हम लोग इतना ही करेंगे। और आज मैंने आपको कैमरा ऑन करने के लिए बोला था, बट किसी ने मुझे कैमरा ऑन करके नहीं दिखाया, तो सर मेरे को नहीं बोला। नहीं बोला। तो अभी मैं वापस सबको बोलता हूँ, एक बार मैं सबको देखना चाहता हूँ। यदि आज नहीं तो मान लो ऐसा हो सकता है कि आप बेड पर बैठे हो, नहीं भाई अभी नहीं, तो कोई बात नहीं है, ऐसा है। सर मैं ओपन कर रहा था। अच्छा अच्छा, कर लो। चलो कोई नहीं बेटा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टैटिस्टिक्स को कंप्लीट करेंगे फर्स्ट क्लास में, और 2 ही क्लास रखेंगे उस दिन भी, और क्योंकि रिवीजन के लिए हमें ज़्यादा क्लासेस चाहिए, और आई विल बैक विद प्लान कि हाउ टू रिवाइज योर सिलेबस। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। यस सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, नहीं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। ओके बेटा, ओके सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।